हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है, राजनीतिक है और संवैधानिक मुद्दों को शामिल करता है। इस विषय पर सोचने पर हमें ऐसा लग सकता है कि आखिर यह विषय इस तरह से भी सोचा जाना चाहिए और ऐसा होता भी आया है। दरअसल आज का जो विषय है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। वो भी कौन सा संशोधन, जो कि पहला संशोधन था। जब संविधान में पहली बार संशोधन किया गया तो क्या उस संशोधन के जो प्रावधान थे, उन संशोधन के प्रावधानों ने जिस तरह के बदलाव लाए वो संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा ही एक सवाल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूछा है और एक याचिका दायर की है जिसे आप PIL कह सकते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें इस तरह के कई सारे सवाल रखे गए हैं और कई सारे जो पक्ष है, तर्क हैं, उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। आज के इस डिस्कशन में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से विषय उन्होंने शामिल किए हैं, किस तरह के मुद्दों को उठाया है, कौन कौन से अनुच्छेदों को लेकर के बात की गई है। जो टॉपिक है वह है संविधान के पहले संशोधन को मिली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। खबर क्या आई है? खबर में कहा गया है, फर्स्ट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज्ड व्हाट हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट इन 1950 दैट प्रोवोक्ड नेहरू टू अमेंड आर्टिकल 19(2)। तो दरअसल इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो ये बताती है कि उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी। एक परिस्थिति ऐसी भी रही होगी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह के संशोधन को वो लेकर के आए थे जिस वजह से। लेकिन क्या क्या आपत्तियां हो सकती हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। तो डिस्कशन के बिंदुओं में चर्चा क्यों की जा रही है इस पर थोड़ी बात कर लेंगे। संविधान में पहला संशोधन जिसकी चर्चा है आज के इस पूरे टॉपिक पे, कि किस तरह का संशोधन है, किस तरह से लाया गया था, क्या कारण थे, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान, और चूंकि संशोधन है इसलिए संविधान के जो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है उनमें संशोधन किया गया था। इसी तरह जो याचिका करता है उन्होंने आपत्ति जो दर्शाई है किन किन बिंदुओं को लेकर के बताई है, और जो प्रावधान है किस तरह के प्रावधानों की सुरक्षा की जा रही थी उन आपत्तियों के द्वारा पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे पुराने निर्णय, उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है जिसके बाद कहा गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने उन निर्णयों के बाद जाकर के फिर इस तरह के संशोधन को अपनाए जाने की बात कही थी। और एक निष्कर्ष देखेंगे और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स और कुछ प्रश्न जो कि मेंस से संबंधित हैं। यह विषय किससे जुड़ेगा? सीधी सी बात है, शासन व्यवस्था और संविधान के महत्वपूर्ण खंड, और इससे ही यह विषय जुड़ता है। तो शुरू करें, चर्चा क्यों की जा रही है या फिर चर्चा में क्यों बना हुआ है यह विषय। तो कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि जो संविधान का पहला संशोधन है वो अपने आप में उसके कुछ प्रावधान आपत्तिजनक हैं और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। खासतौर से कौन से प्रावधान? जो अनुच्छेद 19(2) जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है और मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। तो रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से लगाए जाने चाहिए और किस तरह से इसमें जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। कुछ प्रावधान ऐसे बताए हैं कि उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो संसद मौजूद थी या फिर संविधान सभा जब अपना काम कर चुकी थी, संविधान को बना चुकी थी, उसके बाद संसद को क्या इस तरह की शक्तियां उस वक्त दी गई थी, क्योंकि जो संसद थी उस समय तो अनंतिम संसद मौजूद थी, एक तरीके से कार्यकारी रूप से वो कार्य कर रही थी। कुछ ऐसे ही सवालों को यहाँ पर लिया गया है। तो पहले संशोधन को लेकर के बात करें तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस संशोधन को पेश किया था और 18 मई 1951 को इस संशोधन विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेजा गया। समिति ने लगभग 6 दिनों तक इस पर विचार किया और उसके बाद फिर आगे जाकर के इसको अनंतिम संसद ने पारित कर दिया और आधिकारिक तौर पर 18 जून 1951 को यह जो संशोधन था यह प्रभावी हो गया। प्रभावी होने के बाद इस संशोधन में बहुत सारे प्रमुख प्रावधान थे, जैसे भूमि सुधार से जुड़े हुए, और 9th शेड्यूल की बात आती है जिसमें कई सारे ऐसे प्रावधान और कानूनों को शामिल किया गया था जो कि न्यायिक समीक्षा से परे हो सकते थे। इसीलिए उस वक्त एक ऐसी बात कही गई थी कि जो प्रावधान लाए गए हैं अमेंडमेंट के लिए वो दरअसल न्यायिक समीक्षा और न्यायिक फैसलों के बाद ही उन्होंने इसको लाया है, क्योंकि उनके जो मकसद थे काफ़ी सारे थे, काफ़ी सारे वादे किए गए थे जनता से। वो खैर एक अलग एंगल है। तो हम पहले समझ लें कि इसमें कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल्स थे जिनको संशोधन के तहत लाया गया था। तो पहला संशोधन विधेयक जिसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, 85, 87, 174,
176, 341, 342, 372 और 376 इसमें शामिल किए गए थे। अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, 19 भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये जो लाया गया था इसमें बेसिकली आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए थे। इसी तरह जो अनुच्छेद 19 लाया गया था, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो मौलिक अधिकार तो शामिल थे लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस की बात भी लगाई गई थी 19(2) में। अभी आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। और इसी 19(2) के प्रावधानों को लेकर के फिर आपत्ति जताई गई है। जो बाकी के अनुच्छेद है एक बार उन पर नजर जरूर डाल ले हम, ताकि अगर इन अनुच्छेदों का कहीं जिक्र आ जाए या मिलान करने वाला ही कोई सवाल बना दिया जाए तो आपको एटलीस्ट याद बना रहे। अनुच्छेद 85 जो कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात है इसमें। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 341 क्या कहता है, अनुसूचित जातियां। 342 अनुसूचित जनजातियां। 372 में विद्यमान जो विधियां हैं उनको प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। और 376 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। ये बेसिकली मोटे मोटे तौर पर संशोधन के लिए लाए गए। इसके अलावा अनुच्छेद 31 से जुड़े भी कुछ प्रावधान है, चूंकि 31B 9th शेड्यूल की बात भी की गई है। तो याचिकाकर्ता की आपत्तियां किन किन बिंदुओं को लेकर के हैं इसे समझ लें। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस संशोधन की धारा, संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया था उसकी धारा 3(1)(a) और 3(2) को संसद की संशोधन शक्ति से परे घोषित कर दिया जाना चाहिए। और कुछ तर्क भी उन्होंने दिए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक बार फिर से इसकी समीक्षा करे और फिर इसको इससे परे घोषित कर दे, क्योंकि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अनुच्छेद 19 का जो मूल खंड 2 जोड़ा गया था उसको एक नए खंड 2 के साथ बदल दिया गया और इस नए खंड में उन्होंने कुछ प्रविष्टियां डाल दी जो कि आपत्तिजनक है। वो कौन कौन सी हैं? पहला, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर की बात कर दी गई है। यानी अनुच्छेद 19 जो कि मौलिक अधिकार देता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 19(2) जो कि इन पर रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। तो इन रिस्ट्रिक्शंस में 2 शब्द और जोड़ दिए गए कि इन आधारों पर भी अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जा सकते हैं। पहला, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। दूसरा, अपराध के लिए उकसाने जैसी स्थितियां अगर कोई बने तो इनके संबंध में भी। ठीक। दूसरी बात जो कही गई इसमें, यानी कि जो किया गया इसमें मूल खंड 2 को प्रतिस्थापित करके नए खंड से, यानी कि इसको बदल करके एक शब्द था राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति से संबंधित। तो ऐसा कहा गया कि इस शब्द को हटा दिया गया, जिससे जो राष्ट्रीय सुरक्षा थी उसको कहीं ना कहीं कमतर आंका गया या उसकी उपेक्षा की गई। इन शब्दों को थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। इस अनुच्छेद को ही देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) का कहता है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी जो अनुच्छेद 19 है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसका एक का कहता है कि सभी लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। उसके बाद बाकी के कहे गए हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? 19(1) का, जिस पर प्रमुख रूप से आपत्ति जताई गई है। तो इस पर जब आप इसके 19(2) पर आएंगे तब आपको दिखाई देगा कि इसमें कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं। इसको पढ़ते हैं एक बार। तो इसका खंड 2 जो कहता है कि खंड 1 के उपखंड का की कोई बात, यानी कि खंड 1 के उपखंड का की कोई बात, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली कोई बात, किन किन मुद्दों पर? भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध को उकसाने के संबंध में युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जहां तक कोई भी विधि राज्य अगर लगाएगा तो संविधान का अनुच्छेद जो 1 इसके प्रावधान है, 1 का के प्रावधान राज्य को रोकेंगे नहीं। मोटी बात यह है। अब यहाँ पर कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता। इस शब्द को जोड़ा गया था 1963 में 16वें संविधान संशोधन के जरिए। ये अलग बात है, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा जानकारी है। अब जो शब्दों की चर्चा की गई है पीछे, लोक व्यवस्था और अपराध उद्दीपन, इनको लेकर के बात है।
बात क्या है कि पब्लिक ऑर्डर और अपराध को उकसाने के संबंध जैसी बात को लेकर के एक मौलिक अधिकार की शक्तियों को कम कर देना अपने आप में सही बात नहीं है। इनका मेन तर्क ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो शब्द जोड़ा गया था पहले जो मूल संविधान में था कि राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति जैसी कोई अभिव्यक्ति अगर दर्शाई जाएगी तो उसको भी फिर इसके दायरे में लाया जाएगा, तो इसको हटा दिया गया। ये अपने आप में बड़ी चिंता वाली बात थी। ठीक, अब ये जो दो व्यवस्थाएं जोड़ी गई थी, अगर आप इनको जोड़ करके देखेंगे तो आपको आईपीसी के कुछ ऐसे प्रावधान दिखाई देंगे जिनको इनको जोड़े जाने से वो बच जाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर है आईपीसी की धारा 124A जो कि राजद्रोह से संबंधित है, 153A धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने संबंधी। अगला आप देखेंगे 295A जो कहता है जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना हो। या फिर अनुच्छेद 505 जो कि सार्वजनिक संकट पैदा करने वाले बयान देने से संबंधित है। ये बेसिकली जो अभिव्यक्ति करने के एक माध्यम हो सकते हैं, बातचीत करने का तरीका हो सकता है, अपनी बात कहने की बात है, तो उस पर एक तरीके से सजा या फिर दंड के प्रावधान करते हैं। ये भी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस ही है और राज्य के द्वारा बनाए गए वे कानून हो सकते हैं जो कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत आएंगे। तो इनको सपोर्ट कौन सा करता है? अनुच्छेद 19(2) करता है, क्योंकि 19(1) में तो स्वतंत्रता दे दी गई है। तो वो आधार जो यहाँ पर दिए गए हैं वो फिर उन कानूनों को बनाने के लिए फिर आगे का रास्ता साफ करते हैं कि वो कानून बने रह सके, क्योंकि कोई भी कानून जो ऐसा होगा जो संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट जाएगा, खिलाफ जाएगा, वो अपने आप में निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये कुछ मूल बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। अब उन्होंने कुछ कारण बताए हैं, कुछ केसेस का जिक्र है कि जिसकी वजह से नेहरू उस वक्त इस तरह के प्रावधानों को लाने के लिए एक तरह से मजबूर हुए, कदम उठाना पड़ा। तो दो केस पर हम चर्चा कर लेंगे। एक है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मई 1950 का केस है, जहां पर उस समय जब मद्रास राज्य था तो सरकार की विदेश नीति की आलोचना के लिए एक वामपंथी पत्रिका थी क्रॉस रोड्स, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था मद्रास सरकार ने, जिसको लेकर के यह मामला फिर उच्चतम न्यायालय के लिए ले जाया गया। तो जो रोमेश थापर थे उन्होंने कहा एक तरह से मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 की धारा 91A इसको असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने इस फिर प्रतिबंध को चुनौती दी। क्या कहा उन्होंने कि मद्रास राज्य ने सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर ये प्रतिबंध लगाए हैं, और ये जो कानून था उस वक्त ये दरअसल यही आधार प्रदान करता था कि इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। जब मामला उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचा तो उन्होंने इस केस को देखा और इस बारे में ये जो प्रावधान दिए ना, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर, इन दोनों को जब जोड़ करके देखा गया तो उस वक्त का जो मूल टेक्स्ट वहां पर लिखा हुआ था ये प्रावधान उससे मैच नहीं खाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये पाया कि जो डिग्री है उन दोनों बातों को लेकर के, कि सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर के या फिर व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना अपने आप में थोड़ा ज्यादा कड़ा प्रतिबंध दिखाई देता है, और उन्होंने फिर इसको खारिज कर दिया। जब एक प्रावधान ये खारिज हुआ, इसी तरह का एक और केस आया ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य, जो कि मार्च 1950 का था। अब 1950 में क्या हुआ कि दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने आरएसएस के एक पत्र था उनका ऑर्गेनाइजर नाम का, उस पर पूर्व सेंसरशिप लगा दी। तो प्रकाशक ने क्या किया कि ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा 7(1)C को चुनौती दी, जो कि कहती थी सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक सामग्री की पूर्व प्रकाशन जांच की अनुमति से संबंधित। ठीक, तो ये अनुमति देता था, और ये दरअसल इन्होंने क्या कहा कि ये पूर्व सेंसरशिप अपने आप में सही नहीं है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इससे हनन होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इस बात को जब देखा, जांचा, तो उन्हें बात समझ में आई कि यहाँ पर भी डिग्री वैसी ही है जैसे कि पिछले वाले केस में हमने चर्चा की। तो उन्होंने फिर इसको भी खारिज कर दिया। तो जब कई सारे ऐसे ऑर्डर आ रहे थे जहां पर सेंसरशिप या फिर स्टेट की ऐसी पावर्स काम नहीं कर पा रही थी, ऐसे नियम नहीं बन पा रहे थे, उसके बाद फिर जाकर के पहला संशोधन को लाया गया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी विस्तृत डिबेट हो सकती है, इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है जिसको एक छोटे सेशन में समझा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर इससे जुड़ी जानकारी आपको लेनी हो तो एक किताब का जिक्र यहाँ पर जरूर आएगा,
तो एक पुस्तक है त्रिपुर दमन सिंह जी की 16 स्टॉर्मी डेज, जिसमें उस समय की परिघटना की विस्तार से चर्चा की गई है। तो अगर आप लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में थोड़ी और समझ विकसित करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं अगर समय हो। इसके अलावा जो प्रमुख प्रावधान है उनकी हमने चर्चा कर ली है। अब निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष में ये कहा गया है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं जहां पर लोगों की हिरासत में मौत हो जाती है। विपक्षी नेता, वकील और मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता हैं या फिर विसल ब्लोअर हैं, उनकी निगरानी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर जैसी जो उपयोग हैं, इस तरह की चीज़ें हमें खबरों में देखने को मिलती हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसी भी लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए। तो अब शुरुआत जैसे हमने जिन बिंदुओं को लेकर के की थी कि क्या उस वक्त अगर हम इस तरह के प्रावधानों को लाए जाने की बात करें 1950 के बाद, तो संविधान को अपनाया जा चुका था, संविधान सभा का काम खत्म हो चुका था और जो सरकार मौजूद थी क्या उसको ऐसे अधिकार दिए जा सकते थे उस वक्त के संशोधन को लेकर के। इसके आधार पर एक लंबी डिबेट लगभग 75 साल होने जा रहे हैं आज़ादी को और अब हमें देखने को मिल रही है। तो ये डिबेट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह के मुद्दों को देखने के लिए भी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अभी याचिका को अपना लिया है और आने वाले समय में इस पर बातचीत होगी, बहस होगी और फिर इससे जुड़े हुए जो भी तर्क हैं वो सामने आएंगे और फिर हम उनको कवर जरूर करेंगे। अभी के लिए इस विषय से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ साझा की गई है। तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हम देख लें। 2019 का ये प्रश्न है। तो प्रश्न कहता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? तो आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। एक और सवाल ले लें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। दूसरा, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। आपको बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सही है। अब एक सवाल मेंस का ले लिया जाए। तो संविधान का पहला संशोधन किस उद्देश्य से लाया गया था? इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में आप इसको भी लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा इस विषय पर थोड़ा सा रिसर्च भी आप कर सकते हैं और जाकर के पढ़िए और समझिए कि किस तरह के बिंदु उस वक्त मौजूद रहे थे। इसके अलावा जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए और उन अनुच्छेदों को जाकर के अपनी किताब से, अपने नोटबुक से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।